मैं पैशन को फॉलो कर रहा हूँ और पैशन ऐसा है जिसके अंदर मेरे घर के अंदर फाके हो रहे हैं। आपको लग रहा है नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जा रही है और पैशन अर्न नहीं करके दे रहा, तो फिर चुपचाप पैशन को साइड पे रख दो, फिर अर्निंग पे फोकस करें। क्या माइंडसेट में तब्दीली आई है जनरेशन चेंज के अंदर? मैंने जितना ये चेंज देखा है, और वो चेंज क्या देखा है, लैक ऑफ पेशेंस। आज के गेस्ट सिर्फ एक टीचर नहीं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस की दुनिया के एक ट्रस्टेड मेंटोर हैं। ACCA एफिलिएट, 15 साल से ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस और ACCA, ICAP, सिमा और CMA के 80 से ज्यादा बैचेस को ट्रेन कर चुके हैं। उनकी गाइडेंस ने हजारों स्टूडेंट्स के करियर शेप किए हैं। प्रेजेंटिंग यू हारिस हनीफ। हज़ारों बच्चे स्टार्ट करते हैं अपना CA और ACCA का जर्नी, बट कंप्लीट नहीं कर पाते। अप्रोच ये रखते हैं कि हम किताब का ये पैराग्राफ याद कर लेंगे, 99% बिलीव कर लेंगे कि यही आएगा पेपर में। जो टॉपिक छोड़ते हैं ना, पहला सवाल ही वही आ जाता है। सबसे बड़ा लाए जो बच्चा बोलता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। ड्यूरिंग नहीं, स्टार्टिंग में झूठ बोलता है। आज पहली क्लास है, ये तो हलवा है, मैं तो कर लूंगा। आगे चल के कुछ बहुत एवरेज बच्चे पास हो जाते हैं पेपर्स में, और जो बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं वो उनके पेपर नहीं निकल रहे होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस। ज़हीन बच्चे को ये पता चल चुका है कि मैं बहुत ज़हीन हूँ। ये जो क्वालिफिकेशन है एकेडमिक्स तो नहीं है, ये डिग्री तो नहीं मिलेगी आखिर के अंदर, मैं ग्रेजुएट तो नहीं कहलाऊंगा। इट्स अ स्किल बेस्ड, चार्टर्ड बेस्ड क्वालिफिकेशन, इट्स नॉट अ डिग्री। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम क्या स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड के लिए तैयार कर रहा है? हमारा शुरू से क्या फोकस है, तुझे फर्स्ट आना है। 90% नहीं है तो घर में नहीं आएगा। इस पर कोई काम हो रहा है कि कोई ऐसे एक्सपर्ट्स हो जिनको हर फील्ड का आइडिया हो जो काउंसिल कर सकें स्टूडेंट्स को? महीने की तनख्वाह कितनी मिलेगी, उस बेस पे लोग अपना करियर डिसाइड कर रहे होते हैं, रादर देन कि आपका पैशन किस चीज़ के ऊपर है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। माशाल्लाह से आपको 15 साल हो गए हैं इस टीचर प्रोफेशन के अंदर, और टीचिंग प्रोफेशन के अंदर आपने CA को पढ़ाया, ACCA को पढ़ाया, ICMA को पढ़ाया, तो क्या इंस्पिरेशन थी टीचर बनने के पीछे? बिल्कुल इंस्पिरेशन थी, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे क्लास 6 से जो है ना वो टीचिंग का शौक था। व्हेन आई वाज इन क्लास 6 मुझे टीचिंग का शौक था। वो कैसे पैदा हुआ शौक, मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए जाता था, तो हमारे एक टीचर थे, वो बहुत ही एक्सट्रीम पढ़ाते थे, बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना वो पढ़ाते थे। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि जब मैं घर आता था, मैं अपनी बड़ी बहन, मेरी कज़न, उनको जो है मैं ज़बरदस्ती पढ़ाना शुरू कर देता था। और मेरे अंदर एक नेचुरल कि जब मैं किसी को कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उसकी तरफ से जब एक फीडबैक आ रहा है, नहीं आई अंडरस्टूड, तो मुझे एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती थी। तो वहाँ से मुझे जो है ना एक शौक चढ़ा था कि मैं टीचर बनूंगा। और फिर उसी वक्त ही व्हेन आई वाज इन स्कूल, मैं अपने दोस्तों को पढ़ाता था। किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं, इंग्लिश मैंने सिखा दी, क्योंकि मेरी जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो क्लासेस थी उसने मुझे बहुत ही अच्छी जो है ना वो रिकग्निशन दी थी इन क्लास, कि जब हमारी क्लास में कोई ग्रामर की कोई एक्सरसाइज होती थी, सो आई वाज द फर्स्ट पर्सन जो मैं आंसर कर देता था। और जब कोई दोस्त मुझसे पूछते थे कि तुम्हें कैसे आता है, तो मैं उसको बताता था और मुझे एक अच्छा फील होता था। तो वहाँ से मुझे टीचिंग का एक शौक चढ़ा था कि मैं बड़ा होकर टीचर ही बनूंगा। किस सब्जेक्ट का, ये टाइम ने डिसाइड किया, इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं। ये टाइम ने डिसाइड किया था। सही सही। अच्छा, माशाल्लाह से किसी का इतना एक्सपीरियंस हो कि उसने 16 साल स्टूडेंट्स को पढ़ाया हो, उन्हें ऑब्जर्व किया हो, तो आपको क्या लगता है वो स्टूडेंट्स जो कामयाब हो जाते हैं और वो स्टूडेंट्स जो नाकाम होते हैं, उनके अंदर क्या मुख्तलिफ आदतें होती हैं, क्या पैटर्न होता है? ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता। एक स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है, उसको सिर्फ ये है कि मुझे पास करना है, उसको ये कि मुझे पास इसलिए करना है क्योंकि मेरे पेरेंट्स खुश हो जाएंगे। उसको ये नहीं है कि मैंने पढ़ के कोई चीज़ अचीव करना है। इसमें मैं मेजरली जो है ना वो ब्लेम करूँगा सीनियर्स को, जो शायद स्टूडेंट्स की या यंग जनरेशन की प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग नहीं कर सके, या जो काउंसलिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो जो स्टूडेंट्स कामयाब हो जाते हैं या जो नहीं होते, उनके पीछे वेरी मच क्लियर थिंग एंड दैट्स द ऑब्जेक्टिव, कि उनका एक ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि नहीं मुझे मैट्रिक करना है, मुझे O लेवल्स करना है, मुझे इंटर करना है, मुझे ACCA करना है, मुझे CA करना है, और फिर मुझे इस लेवल पर पहुंचना है। तो जो उनके पीछे मैंने जो एक चीज़ ऑब्जर्व की है वो एक ऑब्जेक्टिव की क्लियरेंस होती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आई वाज वेरी मच क्लियर विद माय ऑब्जेक्टिव व्हेन आई वाज इन क्लास 6। मतलब बहुत कम एज में मैंने डिसाइड किया था कि मैं टीचर बनूंगा। किस सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता, बट आई विल सर्व द ऑडियंस। तो ये जो है ना एक चीज़ की क्लियरेंस होना, मतलब आप अब भी देखिए, आज का बच्चा भी मैट्रिक करने के बाद लोगों से पूछ रहा होता है कि मैं इंजीनियरिंग करूं या कॉमर्स लूं। क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। आज भी बचे हैं। और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी उसी कैटेगरी में था। अपने सीनियर से पूछता था कि मुझे साइंस लेनी चाहिए या कॉमर्स लेनी चाहिए, मतलब मुझे क्या करना है, मैं उस चीज़ की डिसीजन मेकिंग दूसरों से करवा रहा हूँ, रादर देन कि आई शुड हैव अ काउंसलिंग। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को काउंसलिंग और एडवाइस में डिफरेंस पता होना चाहिए। मैं आपसे मशवरा लेने आया हूँ, तो आप मुझे अपने हिसाब से मशवरा देंगे। काउंसलिंग में क्या होता है कि आप A to Z हर एक चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स बता दें, एंड डिसीजन मेकिंग शुड बी माइन, वो मेरा फैसला होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना ये एक, मैं ये समझता हूँ कि क्लैरिटी जो है ना वो एक बहुत बड़ा जो है बैरियर भी रहा है और है भी।
आज का बच्चा भी यही पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, आप बताएं। हम्म। तो ये जो है ना, ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसको मैं समझता हूँ कि फिलअप होना चाहिए। और कैसे हो गए क्या फिलअप? काउंसलिंग करके, एडवाइस दे के नहीं। काउंसलिंग देने की नहीं है, आपको भी तो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। जी। सही, आप में कैपेसिटी होना चाहिए कि आप दे सकें। अब जाहिर सी बात है, आप किसी इंजीनियर से पूछेंगे जिसको और फील्ड्स का पता ही नहीं है, तो वो आपको काउंसलिंग अगर कर भी देगा तो उसकी काउंसलिंग आपकी नहीं है, आई गेस फ्रूटफुल नहीं होगी। तो क्या हमने इस पर कोई काम किया या इस पर कोई काम हो रहा है कि कोई ऐसे एक्सपर्ट्स हों जिनको हर फील्ड का आइडिया हो जो काउंसिल कर सकें स्टूडेंट्स को? पेरेंट्स नंबर 1, वो अपने बच्चों को समझें कि उस बच्चे का इंटरेस्ट किस में। आज भी ऐसे पेरेंट्स हैं, ऐसे घर वाले हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं कि नहीं तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। आई थिंक आप एग्री करेंगे इसको, बच्चे को नहीं बनना है डॉक्टर। आप उस बच्चे से पूछना कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में। हाँ, अगर वो बोलेगा कि मुझे टिकटॉक पे आके वीडियोस बनानी है, तो इट्स अ नॉनसेंस थिंग, मैं उसको सपोर्ट नहीं करूँगा। और सेकेंडली मैं ये चाहूँगा कि बच्चे को ना एटलीस्ट हर फील्ड के बारे में पता हो। पता है क्या चीज़ है, मेरी नज़र में मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि हम उस चीज़ की एडवाइस कर रहे होते हैं या एज अ स्टूडेंट, एज अ कैंडिडेट, उस चीज़ की कि भाई जब मैं कोई भी क्वालिफिकेशन, बीट इंजीनियरिंग जैसा आपने कहा, या डॉक्टरी हो, मेडिकल हो या चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो, महीने की तनख्वाह कितनी मिलेगी, उस बेस पे लोग अपना करियर डिसाइड कर रहे होते हैं, रादर देन कि आपका पैशन किस चीज़ के ऊपर है। मैंने अपनी एग्जांपल आपको दी, मैंने कोई एस्टिमेट, कोई कैलकुलेशन नहीं की थी कि मैं टीचर बन के इतना कमा लूँगा। मैंने ये सोचा था कि मुझे इस काम में मुझे जो है ना वो एंटर होना है, मतलब इस फील्ड में एंटर होना है। फिर आप अपने रास्ते खुद बनाते जाएंगे। तो जहाँ पर आप अपने कैरियर को अर्निंग के साथ जोड़ देते हैं, तो वहाँ पे फिर आपका जो एक पोटेंशियल है, जिसको मैं कहूँगा आपका हिडन पोटेंशियल है, जो आप खुद अपने अंदर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो गैप रह जाता है। आई न्यू माई पोटेंशियल कि आई कैन एक्सप्लेन, आई कैन स्पीच, आई कैन एक्सप्लेन, सो वाई नॉट टू ऑफ दिस प्रोफेशन। अब आप मुझे कहें कि जैसे मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताऊँ, मैंने इंटर इंजीनियरिंग से की थी। नाउ यू माइट बी सरप्राइज कि मुझे एसी से अगेन वही सीनियर से एडवाइस ली, सब कह रहे थे आप इंटर इंजीनियरिंग से करें एंड देन फिर आपके पास रास्ते खुले में, चाहे कॉमर्स चाहे इंजीनियरिंग के लिए। मैंने भी बिल्कुल वही किया एंड देन लेटर ऑन आई डिसाइडेड कि मुझे इंजीनियरिंग में मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब आई एम नॉट एंजॉइंग दैट थिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस कि मैं इसमें कितना कमा लूँगा एज अ सेकेंडरी स्टोरी, प्राइमरी चीज़ क्या है कि आप अपनी कॉम्पिटेंसी बिल्डअप करें। तो मेरी जो है ना वो सजेशन में या ये कि काम ये होना चाहिए कि उस कैंडिडेट से पूछा जाए कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, आपके अंदर एक हिडन पोटेंशियल जो है ना वो एक नज़र आना चाहिए। मतलब दैट्स व्हाट आई बिलीव कि ऐसे होना चाहिए। आई थिंक इसका गैप है। सही सही। अच्छा, 3 बुनियादी बातें आपने करी, हम पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। टिकटॉक, आपने कहा कि आप नहीं चाहेंगे कि आपकी औलाद, आपका बेटा या बेटी या फिर आपका कोई स्टूडेंट जो आपसे कंसल्ट करने आ रहा है, क्या उसे टिकटॉक सजेस्ट करें या बनने दें? तो ऐसा क्यों? अगेन इट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट। अगर हम टिकटॉक ओपन करें, जैसे मेरा खुद का टिकटॉक अकाउंट है, लेकिन उसके अंदर क्या चीज़ आ रही है, मेरी एजुकेशनल वीडियोस आ रही हैं, मैं जो छोटे छोटे टॉपिक्स की रील्स बनाता हूँ वो आ रही होती हैं। आई वाज टॉकिंग अबाउट टिकटॉक पे जो इनएप्रोप्रिएट कंटेंट है, मैं उसके बारे में बात कर रहा था। हाँ, अगर आप टिकटॉक पे कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ दे रहे हैं, सो दैट डज मेक सेंस। क्या पता हमारी पॉडकास्ट की रील्स बन के टिकटॉक पे चली जाए, जो कि एक फ्रूटफुल मैसेज हो। सो इट्स नॉट अबाउट द प्लेटफॉर्म, इट्स अबाउट द कॉन्टेंट। क्योंकि मोस्टली जनरेशन जो है ना, दे आर नाउअडेज दे आर एंजॉइंग इनएप्रोप्रिएट कंटेंट्स, मतलब जिसमें आप कह लें कि डांस है और गाना वगैरह है, ये सारी चीज़ें, रादर देन कोई कंस्ट्रक्टिव कंटेंट हो। तो मैं उस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहा था, प्लेटफॉर्म को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था। सही है। बेसिकली आप ये समझते हैं कि जो कंटेंट आजकल कंज्यूम हो रहा है वो इनअप्रोप्रिएट है, और आप चाहते हैं कि आपका कोई स्टूडेंट या आपकी अपनी जो औलाद है वो उसका पार्ट ना बने। उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। मेरे अपने लेक्चर्स यूट्यूब पे मौजूद हैं, यूट्यूब पे मूवीज़ भी हैं। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक उठा के देख लें तो वहाँ पे कितने सारे जो है ना वो कंस्ट्रक्टिव कंटेंट है। नशकास का एपिसोड्स भी आते हैं, ये भी कंस्ट्रक्टिव चीज़ है। सो आई वाज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, अबाउट द कंटेंट। अच्छा, टिकटॉक की हम बात करते हैं या रील्स की हम बात करते हैं तो लोग ये भी कहते हैं कि इससे एक और नुकसान ये हुआ है कि लोगों का जो फोकस स्पैन था वो कम हो गया। बिल्कुल ठीक है, वो 2 से 3 मिनट की बात सुनना चाहते हैं। 2 से 3 मिनट मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, 40 सेकंड। हाँ, 5 से 40 सेकंड भी मेरे ख्याल में, हाँ सही है। तो होता ये है कि जब हम कोई कोर्स आप दे रहे होते हैं या कोई चैप्टर समझा रहे होते हैं या कोई सब्जेक्ट है या टॉपिक है, कुछ भी है, तो उसमें कभी कभी टाइम लगता है, बट जब सामने वाले पेशेंस ही नहीं होती तो वो सुन ही नहीं पाता पूरी बात। तो इसको कैसे हैंडल करते हैं स्टूडेंट्स में, ये चीज़ दिख रही है और उसको कैसे हैंडल किया जा रहा है आजकल? मेरे जो लेक्चर्स होते हैं ना, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं या जब हम लाइव सेशंस पढ़ाते हैं, मेरा जो पहला लेक्चर है ना, वो पहला लेक्चर है अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ द कोर्स, कि इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, आपको कैसे पढ़ना है। उसमें मैंने बुलेट पॉइंट में एक चीज़ ऐड की हुई है कि आप अपने लेक्चर्स को 2x या 1.5x पर नहीं सुने, आप इसको नॉर्मल स्पीड पे सुने। क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को ऐसे हैंडल करता हूँ,
उनको बेसिकली इस चीज़ के फ़ायदे और नुकसान बताने चाहिए। आपने एक बात की पेशेंस की, आपने बात की अटेंशन स्पैन की, तो बच्चे आजकल क्या करते हैं, आजकल का जो नौजवान जो स्टूडेंट है वो लेक्चर्स को भी 2x पे देख रहा है कि जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। अब जितना आप फास्ट जाएंगे, फास्ट ड्राइविंग करेंगे, एक्सीडेंट के चांसेस हैं। और यहाँ पर एक्सीडेंट क्या है कि कोई काम की बात जो है ना वो आपकी मिस आउट हो जाएगी। तो मैं इसको इस तरीके से हैंडल करता हूँ कि बेटा फॉर एग्जांपल एक लेक्चर है 30 मिनट्स का और उसको आपने 2x पे सुना इस इंटेंशन से कि मैं 15 मिनट में इसको वाइंड अप कर दूँ, तो काम की बात अगर बीच में चलेगी और वो पॉइंट अगर आ गया MCQ बन के, तो आपके 2 मार्क्स तो उधर ही कट गए। फेलियर का जो है ना वो आपका चांस बढ़ता चला गया। दिस इज़ वॉट आई डू काउंसिल टू माई स्टूडेंट्स। अब अगेन बच्चा लेक्चर देखते वक्त क्या कर रहा है वो मैं और आप नहीं देख रहे हैं। हमारा काम उनको समझाना और उनसे फीडबैक लेना और उनको कन्विंस करना कि आपके जो पेरेंट्स इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, नाउ दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको अच्छे तरीके से फुलफिल करें, उनका रिटर्न दें। क्योंकि अगर आज के बच्चे को अगर ये चीज़ मिल रही है, ब्लेसिंग्स हैं कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो मैं पहला काम ये करता हूँ, उनकी एक मोरल जो है ना वो एक उसको मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को उनको आइडेंटिफाई करता हूँ, आपके अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस थिंग। इस तरीके से आई डू हैंडल दिस थिंग। एक और तस्करा आपने किया पेरेंट्स, जो पहली काउंसलिंग होना चाहिए वो पेरेंट्स से करना चाहिए। बट आप समझते हैं जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट अगर लेट से मेरे फादर डॉक्टर हैं और मेरी मदर हाउसवाइफ है, तो एक डॉक्टर को जाहिर सी बात है आइडिया होगा उनकी स्पेसिफिक फील्ड का, और मुझ में क्या कहते हैं आप ये कह लें कि कुछ ऐसे गुण हैं जो फाइनेंस की तरफ शायद जाने वाले हैं, तो हो सकता है कि वो उसको डिटेक्ट ना कर पाए। तो इस सूरत हाल के अंदर क्या पेरेंट्स वो प्रोफेशनल्स हैं या वो एक्सपर्ट्स हैं जो कैरियर काउंसलिंग कर सकें? बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक फादर डॉक्टर हैं और एक स्टूडेंट में ऐसे गुण हैं फाइनेंस एंड अकाउंट्स के, तो अगर उसमें वाकई गुण है तो आप उनको बताएं कि फादर दिस इज़ योर हॉस्पिटल और इसकी जो इनकम आएगी वो मैं मैनेज करूँगा। सही। तो अल्टीमेटली फाइनेंस की ज़रूरत तो सब जगह पर है। तो ऑल द थिंग्स कि आप अपने इंटरेस्ट को सामने वाले को पोर्ट्रे कैसे करते हो और उसको कन्विंस कैसे करते हो। तो पेरेंट्स का अगर ये है कि उनको अपनी औलाद को चांस देना चाहिए टू चूज़ द करियर, अपना करियर खुद चूज़ करें, मेरे ऊपर ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी। लेकिन कुछ जगह पे मैंने ऐसा देखा कि नहीं, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं चाहता हूँ मेरी औलाद भी डॉक्टर ही बने। आई थिंक दैट शुड नॉट बी दैट्स नॉट द लेगेसी, दैट्स अबाउट द इंटरेस्ट। और जहाँ पर आपके इंटरेस्ट की चीज़ आपको मिल गई तो फिर वो आप उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। सही। बेसिकली आपका पॉइंट ये नहीं है कि वो काउंसलिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते, आपका पॉइंट ये है कि अपनी कहते हैं अपनी जो मर्जी ना फोर्स नहीं करना चाहिए। फोर्स नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अपनी डॉक्टरी के बारे में ज़रूर बताएं कि दिस इज़ द मेडिकल फील्ड, और बच्चे से पूछें कि ये फील्ड में आपको इंटरेस्ट है। अगर बच्चा कह रहा है नहीं, तो आई थिंक ही शुड, उसके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, शुड हैव द अपॉर्चुनिटी कि मैं अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस करूं और बताऊं कि मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है, मैं फिर ये फील्ड को जो है ना वो सेलेक्ट करना चाहता हूँ। सही है। अच्छा, तीसरी बात और आखिरी बात इस डिस्कशन से निकली हुई, पैशन। जैसे हमने कहा पैशन को फॉलो करना चाहिए, वेल एंड गुड। लोग देख के करते ये देखते हैं कैरियर के अंदर कि पैसे कहाँ हैं और फिर उसके बेसिस पे फैसला करते हैं। तो ये एक रियलिस्टिक अप्रोच भी तो है। मैं पैशन को फॉलो कर रहा हूँ और पैशन ऐसा है जिसके अंदर मेरे घर के अंदर फाके हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो रियलिस्टिक नहीं है ना मेरे लिए। वो रियलिस्टिक नहीं है। फिर उस बंदे को जो है ना वो डबल स्ट्रगल करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं तो आपको अपना जो मेहनत का टाइम है वो 15 घंटे कर देना चाहिए। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ही शुड चूज़ द थिंग कि जिसमें वो अपना पैशन को साइड काम करें और एक ऐसी स्किल ले जो कि आजकल की इन डिमांड हो, जिससे वो आप अपने घर का काम चलाएं। फॉर एग्जांपल मेरे अंदर एक पैशन है, फॉर एग्जांपल पेंटिंग। जैसे आई डोंट लाइक पेंटिंग, मैं नहीं करता हूँ, बट मैं पैशनेट हूँ। अब मुझे पेंटिंग उतना अर्न करके नहीं दे रही जितना कोई और, फॉर एग्जांपल मैं कोई अकाउंट्स की बुक कीपिंग या करके मैं अर्न कर लेता हूँ। तो मुझे अपने पैशन को छोड़ना नहीं चाहिए, बट उसको मुझे अपना टाइम कम देना चाहिए, कंसीडरिंग इफ आई हैव द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बहुत कुछ सिखा देगी, फिर पैशन आपका मिनिमाइज हो जाएगा, एलिमिनेट नहीं होगा। तो फिर वो आपको बैलेंस अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी। लेकिन अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है या जो जितना मैं इसको समझता हूँ कि अगर आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको लग रहा है नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं और पैशन अर्न नहीं करके दे रहा, तो फिर चुपचाप पैशन को साइड पे रख दो, फिर अर्निंग पे फोकस करें। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो इंटर और मैट्रिक करके निकल रहे हैं, उसके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अमूमी तौर पे नॉर्मली, जिसको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन अगर जो एक स्ट्रगलिंग टाइम से आ रहा है कि अनफॉर्चुनेटली बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मैट्रिक के और इंटर के साथ ही फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, समटाइम्स पेरेंट्स नहीं है, कोई और सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो वहाँ पे फिर जो है ना वो बहुत मेहनत उसको करनी पड़ती है बच्चे को। सही। अच्छा, माशाल्लाह से आपने 10 से 15 साल लगा दिए हैं बच्चों के साथ ना, तो एक जनरेशन है या क्या आप दूसरी जनरेशन आ गई, जनरेशन जी स्टार्ट करने की हो, जनरेशन जी को पढ़ा रहे हो,
अब शायद अल्फ़ा आ गई है, राइट? तो माइंडसेट में क्या तब्दीली देखता है? क्या माइंडसेट में तब्दीली आई है जनरेशन चेंज के अंदर? मैंने जो स्टूडेंट्स के अंदर चेंज देखा ना, ऐसा मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि स्टूडेंट्स के अंदर मैंने जो चेंज देखा ना बहुत ज़्यादा, वो देखा 2016-17 के बाद। मतलब 2016 और 17 ये जो फेज था ना, मैं इसको समझता हूँ ये ट्रांजिशन फेज था। मतलब मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चों में इतना चेंज क्यों आया। देन आई रियलाइज एंड आई ऑब्जर्व इट्स द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, व्हाट आई डू बिलीव। क्योंकि अगर आप 2016-15-16 में चले जाएं तो वहाँ पे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का यूज़ इतना ज़्यादा नहीं था जितना आजकल है। मैंने जितना ये चेंज देखा है, और वो चेंज क्या देखा है, लैक ऑफ पेशेंस। हम जब स्टूडेंट्स हैं ना, मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ, हम अपने जब आजकल तो ज़्यादातर ऑनलाइन सेटअप चल रहा है। जब मैं फिज़िकल क्लास में हम लोग पढ़ा करते थे तो फॉर एग्जांपल अगर क्लास 2 बजे है तो हम लोग 1:30 बजे क्लासरूम में होते थे, अपना बैग अपनी सीट रिजर्व करते थे कि हमारा क्लास का पहला लेक्चर जो है ना वो पहला पॉइंट मिस नहीं हो जाए। इतना शऊर था। आज के दौर में अगर एक बात करें, 2 बजे की क्लास है फिजिकल ऑन फेस क्लासेस, फेस टू फेस, तो बच्चे 2:30 बजे भी आ जाते हैं विद दिस इंटेंशन के सर आप हमें रिपीट कर देंगे। सो द चेंज इन द बिहेवियर, क्योंकि जितनी भी ये सोशल मीडियाज़ हैं और जितनी एप्लीकेशंस हैं, आई थिंक दे आर द वन ऑफ द शेपर ऑफ द सोसाइटी, कि आपके माइंड सेट को जो है ना वो चेंज कर दें। तो मैंने जितनी ऑब्जर्वेशन की है कि 2016 और 17 इस टाइम पीरियड में दिस अ ट्रांजिशन फेज अमंग द एज फार एज द माइंड सेट। लेकिन ऐसा नहीं है, 100% नहीं है। 2017-18 के बाद मेरे ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जिन्होंने बहुत कम एज में इसी से क्वालिफाई कर दिया, ऐसे भी हैं। तो जो चेंज आया ना वो दैट्स चेंज, मुझे जो बहुत ज़्यादा फील होता है वो होता है अबाउट द पेशेंस लेवल। जितना पेशेंस लेवल हम में है अब की जनरेशन में और जेन जी में और अल्फा में नहीं है। सही। शायद जितना पेशेंस हम में है उससे कहीं गुना ज़्यादा हमसे पिछली जनरेशन में होगा। तो ये है। अच्छा, आज भी माशाल्लाह से हज़ारों बच्चे स्टार्ट करते हैं अपना सीए और ACCA का जर्नी, बट कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इसकी वजह आपको क्या लगती है? पेशेंस ही है? नहीं, स्ट्रेटजी का भी फ़र्क होता है। आज भी मैं देखता हूँ बच्चे ACCA CA दोनों में अप्रोच ये रखते हैं कि हम ये किताब का ये पैराग्राफ याद कर लेंगे और 99% बिलीव कर लेंगे कि यही आएगा पेपर में। और आप माने ना माने, जो टॉपिक छोड़ते हैं ना पहला सवाल ही वही आ जाता है। ये बहुत दफ़ा फील हुआ है, मेरे अपने साथ हुआ था। मैं जब लॉ का पेपर दे रहा था ACCA में, तो कुछ चैप्टर्स थे एज अ स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बोरिंग लग रहे थे कंपनी लॉ, मैंने वो चैप्टर छोड़ दिया। आप यकीन करें, पहला या दूसरा सवाल ही उसी का था एंड आई वाज ब्लैंक। तो जो बच्चे फेल हो रहे होते हैं, आई थिंक उनको एनालाइज ये करना चाहिए कि मैं गलत कहाँ कर रहा हूँ। मतलब एक मैं आपको बहुत थोड़ी सी अजीब सी बात है, कई दफ़ा मेरी अपनी क्लासेस में बच्चों से MCQ सॉल्व नहीं हो रही थी। मल्टीपल टाइम्स बच्चे कहते हैं सर सवाल गलत है। बेशक वो मजाक में कह रहे हैं, बट ये आपका एटीट्यूड डेवलप कर देता है, दूसरों के कान में बात पहुंच जाती है, एक मैसेज जनरेट हो जाता है कि इस सवाल गलत है, रादर देन आपका सॉल्यूशन गलत है, आप उस चीज़ को एनालाइज नहीं कर रहे। तो एक चीज़ मैं ख़ास तौर पे अगर ACCA के हवाले से बताऊं कि ACCA के अंदर जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम के बाद एक आती है एग्जामिनर रिपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल अभी जिस भी अटैम्प्ट में पेपर दिया है, जब पेपर हो जाएगा उसके बाद रिजल्ट के साथ आ जाती है एक एग्जामिनर रिपोर्ट कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा क्या गया था, क्योंकि ACCA के पेपर्स तो मोर देन 170 कंट्रीज़ में एट अ टाइम हो रहे होते हैं कि ऑन एवरेज बच्चों ने क्या मिस्टेक की है, और एग्जामिनर अपने कमेंट्स भी देते हैं। ICAP में भी एग्जामिनर कमेंट्स वगैरह की चीज़ें कि पूछा क्या गया है और बच्चे आंसर क्या कर रहे हैं। तो मैं ये बच्चों को प्रेफर करता हूँ कि जब आप पेपर में अपीयर होने वाले हों, फॉर एग्जांपल जून सिटिंग में, तो मार्च में जो पेपर हुआ है उसकी आप एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ के जाओ कि ऑन एवरेज बच्चों ने क्या मिस्टेक की है, ताकि आप उनकी गलतियों को देख के सीखो। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं समझता हूँ कि जो पूरा नहीं कर पा रहे थे, जो पेपर रुक रहा होता है, उसके पीछे होती है आपकी स्ट्रेटेजी की जो है ना वो लैकिंग होती है, व्हाट आई डू बिलीव। और पेपर टाइम पे कंप्लीट ना होना, जो कि अल्टीमेटली आप फेल हो जाएंगे उसमें अगर आप पेपर टाइम पे नहीं कंप्लीट करेंगे तो। और पेपर टाइम पे कंप्लीट क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ आप एग्जाम कंडीशन में अपनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं। 3 घंटे का एग्जाम है, अब 3 घंटे का पर्चे में मेरा मॉक ही नहीं हुआ है, मेरी असेसमेंट ही नहीं हुई है, मेरी रिहर्सल ही नहीं हुई है, तो मैं फाइनली परफॉर्म नहीं कर सकता। हमेशा से जब बच्चा पेपर की तैयारी कर रहा होता है तो वो अपने आप को एक झूठ बोलता है। लेट्स से एक आपने बता दिया कि ये बोरिंग लग रहा है, ये तो नहीं आएगा। तो आजकल बच्चा क्या झूठ बोल रहा है? सबसे बड़ा लाए जो बच्चा बोलता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन? ड्यूरिंग नहीं, स्टार्टिंग में झूठ बोलता है। आज पहली क्लास है, ये तो हलवा है, मैं तो कर लूँगा। देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है, देखते ही देखते दूसरा महीना गुजर जाता है, और फिर आखिरी हफ्ते में आके पूछता है सर अब मैं क्या करूँ। तो जो पहला झूठ है ना, वो आपने ये कहा था कि मैं कर लूँगा, जो कि आप कर सकते हो लेकिन आप कर नहीं रहे, 2 अलग अलग चीज़ें। और फिर ये है कि मुझे तो सब आता है और मैं तो ये सब कर लूँगा, लेकिन उस चीज़ की प्रैक्टिस आपने प्रैक्टिकल नहीं किया, आपने थ्योरेटिकली उस चीज़ को परफॉर्म किया है। सो दैट्स अ पॉइंट। तो जो सबसे बड़ा झूठ है वो ये है कि मैं कर लूँगा, पर वो करता नहीं है, तो आपने एडवांस में झूठ बोल दिया।
हाँ, कैपेबिलिटी है। मैं ये बोलूँगा कि जो बच्चा सीए और एसीसीए में एंटर हो रहा है उसके अंदर कैपेबिलिटी है। या अगर आपने इनिशियली 4-5 पेपर्स पास कर लिए हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं सीए की बात करूँ, पीआरसी कर लिया है, या एसीसी की बात करूँ, फाउंडेशन आपने कर लिया है और आप एसीसी के स्किल्स मॉड्यूल में हैं, सो इट मीन्स यू हैव एबिलिटी कि आपने 4 पर्चे पास किए हुए हैं, अब आगे भी कर सकते हैं। हर स्टेज को देखने का नज़रिया डिफरेंट होता है। अगर मैं मैट्रिक स्टाइल से इंटर के पेपर पढ़ूंगा या ए लेवल्स पढ़ूंगा तो मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा। आप खुद देखें, अगर मैं एसीसी की एग्जांपल दूं, फाउंडेशन के जो एग्जाम्स होते हैं उसको पढ़ने पढ़ाने का अंदाज डिफरेंट होता है। बच्चा वही अप्रोच रख रहा है स्किल्स मॉड्यूल में, प्रोफेशनल मॉड्यूल में, तो वहाँ पे काम नहीं आती। सेलेक्टेड स्टडी बहुत बड़ा डेंजर है, बहुत बड़ा डेंजर है। बच्चे आज की डेट पे भी मैं आपको बताऊं कि बच्चे पूछ रहे होते हैं कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं। आप मुझे बताएं, चार्टेड अकाउंटेंसी में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है? सब इम्पोर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है। वो क्या समझ रहे हैं, इसको एकेडमिक समझ रहे हैं कि अब 5 इयर्स कर लो, मैट्रिक का जो एक एटीट्यूड है, आपका पेपर पास हो जाएगा। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को वो ये नहीं समझ रहे कि ये प्रोफेशन क्या है, आपको इदारे को सर्व करना है। और एक चीज़ में मैं इसमें ऐड करता चलूँ, सीए में, एसीसी में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे पेपर्स होते हैं। एक पेपर है एमए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लॉ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्सेशन। हर पेपर के स्टार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो आज का बच्चा नहीं पढ़ता है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, उस पर मैंने अपनी रील्स वीडियो बना के भी पोस्ट की हुई है, मेरे सोशल मीडिया चैनल्स पे देख सकते हैं, कि हमेशा पेपर को पढ़ने से पहले उस पेपर का ऑब्जेक्टिव आप ज़रूर पढ़ लें। एग्जाम्पल, मैं टैक्सेशन का पेपर पढ़ रहा हूँ, व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव? बच्चा पता है क्या बोलेगा? पेपर पास करना है, ये ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग पेपर है और पहली अटेम्प्ट में पास हो जाता है, मुझे यूँ, बच्चे का स्टाइल होता है यूँ पास हो जाता है, ये ऑब्जेक्टिव है। कितनी गलत बात है। आपको टैक्सेशन का ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता कि जब ये पेपर मैं पास कर लूंगा, जिस इदारे में जाऊंगा उस इदारे में मैं क्या अपनी खिदमत दूंगा, क्या सर्विसेज दूंगा। एक पेपर है आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, सर वो कैलकुलेशन बेस्ड पेपर है, वो हम पहला पेपर देंगे, स्किल्स में जल्दी पास हो जाता है। भाई इस पेपर को पढ़ के आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? 50 आ जाए पास हो जाऊंगा। कितना नैरो स्कोप है, आपकी थिंकिंग इतनी कंजस्टेड है कि आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। भाई जो भी पेपर आप पढ़ रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव ज़रूर पढ़ें कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं, इदारे में जाके आप सर्व क्या करेंगे, आपको पता ही नहीं है। तो जहाँ पर ये अप्रोच है, मैं बहुत सीए एसीसीए आजकल का बच्चा जो है ना, उसकी थिंकिंग लेवल सबकी सेम है, क्योंकि वो उसी बैकग्राउंड से आ रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि वो सीए के अंदर एंटर होगा या एसीसीए में, लेकिन मोस्टली है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं समझते। वाई आई एम स्टडिंग लॉ, बच्चा बोलता है कि हम वकील बनने जा रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइएगा, सीए का बच्चा लॉ क्यों पढ़ता है? भाई जाहिर सी बात, आप बिजनेस कर रहे हैं, 100 मसले मसाइल होंगे, आपको आइडिया होना चाहिए। आपको आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पर मैं फंस रहा हूँ, जो कंपनी है, कंपनी के ऊपर कौन सा कानून जो है ना वो अप्लाई होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इट्स मैं नहीं कि इट्स एन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इट्स अ कंप्लीट बिजनेस स्टडीज़। आपको कारोबार चलाना आना चाहिए, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको कॉस्टिंग की, टैक्सेशन की, हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो जहाँ बच्चे की ये नॉलेज इतनी कंजस्टेड हो जाए, पहले से ही माइंडसेट इतना कंजस्टेड हो जाए, तो उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही होगा, 50 नंबर आ जाए, अब वो खुश हो जाएंगे, आईफोन दिला देंगे, ख़त्म। दैट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट। सही। तो कहाँ से वो बच्चा आगे प्रोग्रेस करेगा? अच्छा, ये भी देखा गया है कि यूजुअली जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं बच्चे की, कुछ बच्चे ज़हीन होते हैं, बहुत कम मेहनत करके, जाहिर सी बात है जो स्टार्ट के पेपर होते हैं एमसीक्यू बेस के अंदर बड़ा अच्छी मार्किंग आ जाती होंगी, बट आगे चल के कुछ बहुत एवरेज बच्चे पास हो जाते हैं पेपर्स में, और जो बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं वो उनके पेपर नहीं निकल रहे होते हैं। तो क्या वजह होती है इसके पीछे? ओवर कॉन्फिडेंस। ज़हीन बच्चे को ये पता चल चुका है कि मैं बहुत ज़हीन हूँ। मैं हारिस में कहता हूँ कि भाई मैं ना अदील से बहुत ज़्यादा ज़हीन हूँ। वो आपने एग्जांपल सुनी ना कछुए और खरगोश की, ये वही अप्लाई होती है। सही। खरगोश बोलता है कि भाई मैं तो अभी सो जाऊंगा, कछुआ अपनी मेहनत से आगे निकल जाता है। तो जो ज़हीन है ना, वो अगर अपने आप को, अपनी काबिलियत को एक्सेप्ट करते हुए, साथ साथ अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करते हुए चलेगा, तो फिर वो आई थिंक वो ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस करेगा। एवरेज बच्चे को पता है कि मैं एवरेज हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम एवरेज पर्सन, तो मुझे पता है कि मैं अदील से अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, मुझे मेहनत करे, तो मेरी मेहनत की जो एक क्यूरियोसिटी है ना, मोटिवेशन है, वो बढ़ जाती है। और जो ज़हीन बच्चा है उसको पता है मैं ज़हीन हूँ, ये क्या आगे निकलेगा, तो वो सो जाता है खरगोश की तरह और कछुआ आगे निकल जाता है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कि ओवर कॉन्फिडेंस आपको जो है ना वो बैरियर है इन योर सक्सेस। अच्छा, कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो आप देखते हैं कि स्टूडेंट्स रिपीटेडली कर रहे हैं बट सीख नहीं रहे उससे? रिवाइज नहीं करते, चाहे फिजिकल क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो। एक बार लेक्चर देखा, आपने लेक्चर अटेंड किया। देखिए मैं इसमें ना एग्जांपल ये देता हूँ, अगर मैं अभी किसी शख्स को देखूँ कि ही इज़ अ वेरी गुड स्विमर,
बहुत अच्छी स्विमिंग कर रहा है, मैं उसको रोज़ाना देख रहा हूँ बहुत अच्छी गाड़ी चला रहा है। 1 महीने तक मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यार आप बहुत अच्छा स्विम कर रहे हो, बहुत अच्छी गाड़ी चला रहे हो। 31वें दिन अगले महीने जब मैं अगर ड्राइविंग सीट पे बैठूंगा, मैं तो गाड़ी ठोक दूंगा, मैं स्विमिंग करने जाऊंगा मैं तो डूब जाऊंगा। तो आपने अगर टीचर का लेक्चर देखा या आपने क्लास अटेंड की है तो आपने कॉन्सेप्ट लिया है, अपने ऊपर आपने अप्लाई नहीं किया। वो अप्लाई कब होता है? जब आपको ड्राइविंग सीट पे बैठोगे। लेक्चर लेने के बाद 12 बजे आपकी क्लास है, ऑनलाइन फिजिकल व्हाट्सएवर, 2 बजे आपकी क्लास खत्म हुई। रात को सोने से पहले खाना खाने के बाद आपने रिवाइज नहीं किया तो आपने इसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया। सही। बहुत बड़ी गलती है। आप ये गलती रिपीटेडली कर रहे हो। इसका नुकसान पता है क्या होता है? सेशन के एंड पे आखिरी 15 दिनों में इतना कंटेंट जमा हो जाता है कि बच्चा फिर ये पूछता है मैं पढ़ूं तो पढ़ूं क्या, सर टाइम नहीं है। इन एवरी अटेम्प्ट आप यकीन करेंगे बच्चों के कॉमन मिस्टेक्स हैं, मतलब कॉमन क्वेश्चंस हैं, और वो बच्चे एक दूसरे को जानते नहीं हैं। ये मतलब ये जनरेशन का प्रॉब्लम ये है कि पूछते हैं कि सर आप हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें, हमसे कोर्स हैंडल नहीं हो रहा, सर हम पेपर कैंसिल कर दें, सर हम पेपर में बैठते नहीं हैं। ऐसा क्यों? जब आपके पास इतना टाइम था, वो टाइम यूटिलाइज कहाँ हुआ ये आप देखें। मैं ये नहीं कहता कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है, टाइम वेस्टेज मैं नहीं समझता कि टाइम वेस्ट हुआ है, मैं समझता हूँ आपका टाइम यूज़ हुआ है गलत जगह पे, तो उसका वेस्टेज का नाम दे दें, उसका कुछ भी नाम दे दें, बट दैट वाज नॉट यूटिलाइज्ड आपके करियर ऑब्जेक्टिव्स के लिए। भाई आपने एक लेक्चर देखा, और मैं बच्चों को कहता हूँ डेली नहीं तो एटलीस्ट वीकेंड पर रिवाइज कर लें, सैटरडे संडे में पूरा आप अपने वीक का रिवाइज कर लें। आपसे पूछा भाई सैटरडे संडे कहाँ थे? मैं वो दोस्तों के साथ हैंग आउट पे गया था, खाने पीने गया था। अब जॉब को कौन मना कर रहा है? रिवाइज किया था? नहीं, बाद में हो जाएगा, कर लेंगे। तो ये जो चीज़ है ना, ये बाद में हो जाएगा, कर लेंगे, ये दिस प्रोक्रास्टिनेशन इज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग जो बच्चों को एनालाइज करनी चाहिए कि मेरे अंदर ये चीज़ है और उसको आप रेक्टिफाई करें। लेजीनेस। अभी हम स्टार्ट में तस्करा कर रहे थे कि बच्चों का तो फोकस स्पैन इतना कम हो गया, तो रिवीजन दूर की बात है, वो तो लेक्चर ही पूरे नहीं सुनते। आपको लगता है कि फोकस स्पैन कम होने की एक बहुत बड़ी वजह सोशल मीडिया है? बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना मैं अपना व्यू पॉइंट दे रहा हूँ, शायद आप इससे एग्री करें डिसएग्री करें। मैं समझता हूँ फोकस हमारा अभी भी उतना ही है। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं अपने ऊपर अप्लाई करके आपको बता देता हूँ। मैं भी सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ करते हैं, सब यूज़ कर रहे हैं। हमारी सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंडिंग जो है ना, वो 1 घंटा नॉर्मल है। सही। आई थिंक सो। सही। अटेंशन हुई है डिवाइड, मतलब एक रील आपने स्क्रॉल की, पूरा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। कभी आपको कोई कॉमेडी रील नज़र आ जाएगी, कोई इस्लामिक रील नज़र आ जाएगी, मतलब आप स्ट्रक्चर से नहीं कर रहे, टाइम आप उतना ही दे रहे हैं, लेकिन आपका एक पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर जो है ना, वो अटेंशन आपकी कम हो गई है, टाइम आप पूरा दे रहे हैं। तो इसका मतलब बच्चा जो है ना आज का, वो 1 घंटा 2 घंटा स्क्रीन को टाइम दे सकता है, टाइम उतना ही है। पर्टिकुलर टॉपिक से हट जाना, बस स्क्रीन पे एक चीज़ को नहीं दे सकता, स्क्रीन पे एक चीज़ को नहीं दे सकता। इस चीज़ के लिए उसको समझना चाहिए आजकल की ऑडियंस को या सबको, कि अगेन वही बात कि मेरा टाइम यूटिलाइज कहाँ हो रहा है, मेरा टाइम यूज़ कहाँ हो रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल एक चीज़ मैं कहता हूँ कि आपने अपने पास एक नोटबुक बनाए, आप 1 घंटा आज स्पेंड करें सोशल मीडिया पे टाइम, ठीक है, आपने 11 बजे देखना शुरू किया, 12 बजे बंद कर दें, और नोटबुक बनाएं, व्हाट आई हैव अचीव्ड, उसका आंसर बता दें। अगर आपको लग रहा है आपने बहुत कुछ अचीव किया है, उसको आप लिख लें, मतलब आपके पास। और एक चीज़ में मैं आपको कहूँगा, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है टाइप करना और पेन और पेपर पर लिखना, ये आपका दिमाग का जो कनेक्शन है, इट्स अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। ठीक है, आपके हाथ में भी पेन और पेपर है, अगर लैपटॉप हो तो इट्स डिफरेंट स्टोरी। तो आप उसको लिखें, चाहे आप टैबलेट पे लिख लें, पर लिखें ज़रूर कि आपने अचीव क्या किया। आपको खुद आपका आंसर मिल जाएगा, बट इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि आदत चेंज होना एक दिन का काम नहीं है। ओके, सो हम तो जिस तरफ बढ़ रहे हैं वहाँ तो हमें पुश किया जाता है कि भाई आप ग्रीन इन्वायरमेंट की तरफ बढ़ें, पेज वगैरह ज़ाया ना करें, जितना हो सके टाइप करें। तो आपको लगता है कि ये हमारे लर्निंग पैटर्न पे इफेक्ट डालेगा टाइप करने से? शायद हम सेफ वो ये कहने के यादाश्त में नहीं रख पाते चीज़ें। एग्जैक्टली, यादाश्त नहीं रख पाते। लेकिन मैंने आपसे वही कहा ना कि अगर ये पेपर का जो ग्रीन इन्वायरमेंट की तरफ जाना है तो आप टैबलेट के ऊपर लिख लें ना, जैसे पेन आता है, स्टाइलस आता है, तो आप लिख लें। बट टाइप करने से वो इफेक्ट, टाइप करने से मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि आपकी अटेंशन और जो मेमोरी है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, अब एसीसी में बहुत सारे पेपर्स टाइपिंग करके होते हैं, सारे पेपर्स टाइप करके होते हैं, जो हमारे कैलकुलेशन बेस्ड हैं वो सब स्प्रेडशीट पे सॉल्व करने के होते हैं, वो आपकी फाइनल परफॉर्मेंस है। लेकिन जब आप एक प्रोसेस से गुजर रहे हो ना, लर्निंग प्रोसेस से, तो थोड़ा बहुत लिखा करें। मैं ये नहीं कह रहा 100%, आप 80-20 का रूल कर लें, 20% लिखें ज़रूर। स्प्रेडशीट पे जब हम, जैसे जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर अगर हम काम करें तो आपको पेपर उसी पैटर्न पर देना होता है। लेकिन जब आप एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं ना, तो प्रोसेस में राइटिंग का एलिमेंट ज़रूर रखें। बात ये हो रही थी कि हमारी जो सोशल मीडिया की जो कंटेंट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसका एंड पर आपको क्या बेनिफिट हुआ है। 2 तरह बेनिफिट आप एनालाइज कर लें। नंबर 1, मुझे क्या बेनिफिट मिला है, और मुझे जो बेनिफिट मिला है उससे मैं लोगों का क्या बेनिफिट कर सकता हूँ। इस बात का अगर आपका आंसर जस्टिफाइबल है, आप सोशल मीडिया पे 4 घंटे स्पेंड करें, तो आपका आंसर खुद ही मिल जाएगा। सही सही। अगर मैंने सोशल मीडिया पे एक अच्छी बात देखी, फ़र्ज़ करें कोई मैंने इस्लामिक कोई मैंने बात सीखी,
तो अच्छा सीख तो ली, पहले आप ये एनालाइज कर लें आपने इम्प्लीमेंट किया, सही, अप्लाई किया, फिर आप लोगों को काउंसिल करते हुए अच्छे भी लगेंगे, ठीक है, दैट्स इट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो चीज़ें ना कंटेंट, अच्छी बात है, अप्लाई कितना किया, वही बात होगी ना कि चीज़ को देखना और अप्लाई करने में देयर इज़ अ डिफरेंस। अटेंशन स्पैन, मैं समझता हूँ बच्चे का स्क्रीन टाइम, बिल्कुल आज के एक 4 साल के बच्चे को पोएम देंगे ना, वो 4 घंटे भी देखेगा। स्क्रीन टाइम है बट उसको ना हर सेकंड में चेंज चाहिए होती है स्क्रीन। स्क्रीन टाइम की मैं कहता हूँ हर एक चीज़ एक मैनेजमेंट है। जैसे हम ये चीज़ कर रहे हैं, इट्स अ पॉडकास्ट मैनेजमेंट, आपके पास हर एक चीज़ इवेंट मैनेजमेंट है, तो स्क्रीन टाइम की मैनेजमेंट को सीखना चाहिए। सही सही सही। अच्छा, अभी आपने तस्करा किया जैसे आपके डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, आप गए, आपने कहा भाई मैं हिसाब किताब देख लूँगा, तो हिसाब किताब से कोई तो समझ आ गया कि इस बंदे का फाइनेंस की तरफ झुकाव है, बट फाइनेंस एक फील्ड नहीं है, ACCA, CA, सेमा, CF है, तो ये डाइवर्सिटी का फैसला स्टूडेंट कैसे करता है जब उसको कहा ओके सही है मैं फाइनेंस में जाऊँगा, बट फाइनेंस में क्या करूँ? देखिए, इसमें सबसे पहले ना मैं आपको डिस्कस करूँ ACCA और CA को। जैसे आप CA बैकग्राउंड से हैं, मैं ACCA बैकग्राउंड से हूँ, ऑल्दो मैंने CA को बहुत पढ़ाया भी है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं IAS 16 आपने भी वही पढ़ा है, मैंने भी वही पढ़ा है। पहला डिफरेंस ये आता है कि बॉडी पाकिस्तानी है, वो बॉडी जो है वो ब्रिटिश है, मतलब UK की बॉडी है। कंटेंट मोर और लेस हम लोगों ने सेम पढ़ा हुआ है। सेकंड एक पर्सपेक्टिव आता है एग्जामिनेशन स्टाइल का। थर्ड एक पर्सपेक्टिव आता है रीच का और कॉस्ट इफेक्टिवनेस का भी। जैसे अगर आप फाइनेंशियली अगर कंपैरिजन करें तो ACCA की फीस आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी बिकॉज यू हैव टू पे इन पाउंड्स, तो वो एक अफोर्डेबिलिटी वाला एलिमेंट आ जाता है। नंबर 2 स्केलेबिलिटी और आपकी रीच कहाँ है। पाकिस्तानी चार्टेड अकाउंटेंट्स ICAP मेंबर दुनिया में बहुत अच्छी वर्थ है, कनाडा में अच्छी खासी उसकी वर्थ है, ACCA की भी वर्थ है, हर जगह पे वर्थ है, लेकिन आपको ये देखना आपकी रीच कहाँ पे और क्या आप उसको फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हो या नहीं। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर। और रही बात दूसरी कि ICA में जो कि प्योरली फोकस्ड है टुवर्ड्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लेकिन ये फ़र्क इंटर किए हुए बच्चे को नहीं पता होगा, उसको ये बात नहीं पता होगी, और शायद ये बात हमें और आपको पता है, उसको नहीं पता होगी। फिर अगेन वो काउंसलिंग वाला एलिमेंट आ जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जब बच्चा इंटर कर रहा है, मोस्टली जो इंटर के बाद जो इंडक्शन होती है इन अकाउंटिंग से बॉडीज़ में, बच्चों को ना पूरे सिस्टम एक प्रोसेस बताना चाहिए। मतलब देयर शुड बी अ डेमो काइंड ऑफ थिंग कि दिस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो आप वीडियोज़ के थ्रू कर लें, चाहे आप प्रेजेंटेशंस के थ्रू कर लें, या जिस भी तरह आजकल की जेनजी का जो एक फोकस पॉइंट है उस तरीके से आप उसको बताएं कि दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर मशीन्स लगी, यहाँ पर इंजीनियर्स होते हैं, ये जो बंदा है ना ये हिसाब किताब देख रहा है, कंपनी का अंदरूनी हिसाब किताब आसान लैंग्वेज में। फिर आप उसको फॉर्मल नाम दें कि ये कॉस्ट अकाउंटेंट कहलाता है, फिर आप उसको दूसरा एंगल बताएं, फिर आप उनको बताएं कि इस क्वालिफिकेशन की ये स्पेशलिटी है, नाउ चूज योरसेल्फ। सही सही। आई थिंक दे शुड बी द थिंग। लेकिन अगेन इस चीज़ पे आई डोंट थिंक सो कि इस तरह कोई काउंसिल करता है या नहीं करता, बट दे शुड बी द थिंग। क्योंकि आजकल जो समझाने का अंदाज़ है वो वीडियो ब्लॉगिंग के थ्रू थोड़ा ज़्यादा है। सो यू कैन मेक अ डमी वीडियो, यू कैन मेक दी फिल्मिंग काइंड ऑफ थिंग, थोड़ी एनिमेशंस करके कि ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ताकि बच्चे को स्टार्ट से पता हो कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, तो फिर उसको शायद करियर चूज़ करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये वैसे इतनी पुरानी बात नहीं है, शुरुआत के अंदर लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन रहती थी कि भाई ये जो क्वालिफिकेशन हैं एकेडमिक्स तो नहीं है, ये मुझे डिग्री तो नहीं मिलेगी आखिर के अंदर, मैं ग्रेजुएट तो नहीं कहलाऊँगा। तो अब भी पेरेंट्स में ये कन्फ्यूजन पाई जाती हैं या क्लैरिटी हो गई है? नहीं बिल्कुल है, अभी मिसकंसेप्शंस हैं? हैं कुछ जगहों पे कि मैंने अभी रिसेंटली सुना कि सर ACCA की डिग्री, CA की डिग्री, भाई रुक जाओ, डिग्री नहीं है, सही, इट्स अ चार्टेड अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन। वो जैसे होता है ना, वो फौज में चार्टर प्लेन होता है, रॉयल प्लेन, तो आप एक रॉयल अकाउंटेंट हैं। तो सबसे पहला तो डिफ्रेंशिएट ये करें कि एक शॉप पर बैठा हुआ जो बंदा है जो हिसाब किताब मेंटेन कर रहा है वो भी अकाउंटेंट है, कर रहा है ना अकाउंटिंग, एक बेकरी की, एक स्टोर की, बट इज एन अकाउंटेंट। आप चार्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो, चार्टेड प्लेन, तो आप एक कंपनी के रॉयल अकाउंटेंट है। नंबर 1, इट्स अ स्किल बेस्ड चार्टेड बेस्ड क्वालिफिकेशन, इट्स नॉट अ डिग्री। लेकिन ये बात आप भी एक्सेप्ट करते हैं, डिग्री से ज़्यादा पावरफुल क्वालिफिकेशन है। तो ये लेकिन ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में भी और बाहर भी कि जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्टेन एग्जाम्स दे विल गिव यू द एग्जाम्शंस, यू हैव टू अपीयर इन द फाइनल ईयर, फिर वो आपको एक डिग्री दे देते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो डिग्री है ना, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक डिग्री कहाँ पे यूज़ हुई है? मतलब आपने जो आर्टिकल्स किए कि आपको डिग्री की बेस पे इंडक्शन हुई थी या कैफ की बेस पे? जाहिर सी बात है, वो तो क्वालिफिकेशन की बेस पे, क्योंकि वो फर्म डेडिकेटेड ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हैं। तो डिग्री की ज़रूरत कहाँ पे यूज़ ज़्यादा होती है आपकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक? मेरे ख्याल से फाइनेंस के अंदर, क्योंकि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का एक आप ये कह रहे हैं कि मोनोपोली टाइप है, तो यहाँ तो क्वालिफिकेशन ज़्यादा चलती हैं।
डिग्री की ज़रूरत नहीं डिग्री है। इतना नहीं है। नहीं। फाइनेंस मैनेजर मुंबई में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, उसके नीचे के जो सपोर्ट स्टाफ होता है वो ग्रेजुएट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के। इनफैक्ट MBAs भी होंगे, हाँ, MBAs मास्टर्स भी होंगे। इफ़ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू आर इन अ टॉप पोजीशन। चार्टर्ड अकाउंटेंट ना, मैंने रॉयल कलर्स यूज़ किया, चार्टर है, आप चार्टर प्लेन में जा रहे हो, वो अवामी तैयारा नहीं है, सही है। और दूसरा ये है, मेरी जितनी ऑब्जर्वेशन है कि डिग्री की ज़रूरत आपको पड़ेगी जब आप जाते हैं बाहर। हाँ, वो 16 years ऑफ एजुकेशन। एग्जैक्टली। अब एक बंदा पाकिस्तान से मूव कर रहा है मिडल ईस्ट में, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ UAE, सऊदीया, बहरीन, कहीं पर भी, लेकिन कंपनी ने जो आपको जॉब दी है ना, कंपनी ने आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर जॉब दी है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के ऊपर। ओ यू आर ACCA क्वालिफाइड, यू आर ACCA मेंबर, यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA, दैट्स अ जॉब। वीज़ा गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट की शर्त होती है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। तो देयर इज़ अ डिफरेंस ना, तो दोनों को टॉप अप करके चलना चाहिए। लेकिन आपका जो प्राइमरी फोकस है, मतलब मेरा अपना जो एक मैसेज है कि देखें, बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बाहर की, इंग्लैंड की और कनाडा की, वो ACCA की बेसिस के ऊपर एग्जाम्पशंस देती हैं, उनकी फ़ीस जाती है पाउंड्स में, वो पाक रुपीज़ में कोई 8-10 लाख रुपए बन जाते हैं, विच नाउ इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव आजकल के जिस तरह इकोनॉमिकल वो चैलेंजेस हैं सब जगह पे। तो मैं तो ये एक मैसेज देता हूँ जो कि ACCA में शायद आपको पता होगा कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 9 पेपर्स एक यूनिवर्सिटी थी, ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी, जो आपको थीसिस कंप्लीट करने के ऊपर उन्होंने एग्जिट कर लिया। मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैंने वो नहीं किया था। मतलब उस वक्त की आप एग्जांपल ले लें तो फीस वगैरह शायद कुछ ज़्यादा लग रही थी, वो तो है, तो महंगे सब महंगाई, और जितने हिसाब से पाउंड रेट बढ़े तो वो आपका मल्टीप्लाई होता जाएगा। और भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको ये डिग्रीज जो है ना वो प्रोवाइड करती हैं। लेकिन अगेन वही बात है, बच्चे को ना अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पता होनी चाहिए कि ACCA या CA जो आप कर रहे हो, इतनी एक्सपेंसिव क्वालिफिकेशन, आप इंटर के बाद ना साथ अपना BCom कंटिन्यू रखें। सही 100 बच्चा अगर इंडक्ट हो रहा है ना, मैं एग्जांपल के तौर पर, तो क्या 100 का 100 बच्चा आज के दौर में ब्रिटिश की डिग्री ले लेगा? मेरे ख्याल से नहीं लेगा, 40-50% लेगा, 40 to 50% लेगा, या शायद 30% लेगा। उस पर भी डिग्रीज है ना, रैंकिंग्स हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, किसी और यूनिवर्सिटी की फ़ीस कम है, लेकिन जो कम है वो पाक रुपीज़ में आपको बहुत ज़्यादा लग रही होगी। तो मैं तो ये सजेशन देता हूँ कि इंटर के बाद अपना BCom ज़रूर रखें। और पाकिस्तानी जो BCom है, मतलब कराची की अगर मैं एग्जांपल लूँ, UK की यूनिवर्सिटी ऑफ कराची तो उसकी डिग्री भी एक्सेप्टेबल है, क्यों नहीं है? सही बात है। कितने लोग जो बाहर मूव हुए वो UK मतलब ये यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के बेसिस के ऊपर मूव हुए। इट्स अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो वो ज़रूर करें। वो तो बेसिकली क्रेडिट आर्ट्स का है ना सिलसिला, क्रेडिट आर्ट्स का सिलसिला होता पूरा हो जाता है। तो अपनी डिग्री ना छोड़ें। अच्छा, अमूमन बच्चा क्या करता है, बोलते हैं ACCA तो हो गया या CA तो हो गया, मुझे डिग्री की ज़रूरत नहीं है। गलत है, डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इट्स अ स्पेशलाइज क्वालिफिकेशन जो हम कर रहे हैं, ACCA CA बोथ, तो इसके साथ साथ डिग्री, यू शुड हैव अ डिग्री। बट मेरे ख्याल से OBU वगैरह में क्रेडिट आर्ट्स नहीं मिलते थे, क्रेडिट आर्ट्स शायद नहीं होते, वो तो यूनिवर्सिटी से करना पड़ता है कुछ वो करने के। नहीं, OBU की जो वो तो अब ACCA के साथ उनका एक कोलैबोरेशन था जो कि अब उनका एग्जिट कर दिया, ख़त्म हो गया है। उन्होंने रिकॉग्नाइज ही किया था ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी में, नॉट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं, ब्रुक्स एक अलग है। तो उसमें ACCA के 9 पेपर्स कंप्लीट करने के बाद उन्होंने देखा कि करिकुलम सेम है, तो उनका एक प्रोग्राम होता था थीसिस प्रोग्राम। मतलब आपको वो थीसिस जो है ना, वो रिसर्च, उनके 20 टॉपिक्स होते थे, 20 या कुछ टॉपिक्स होते थे, वो आपको रिसर्च करके थीसिस जमा कराना होता था। वो थीसिस जब आपका सबमिट हो गया, वो आपका पास हो गया, तो आपको डिग्री ऑफर होती थी। और वो वही डिग्री होती थी जो वहाँ पे फिजिकल फेस टू फेस पढ़ रहा है, A लेवल्स के बाद जो बैचलर्स कर रहा है। तो इसको क्रेडिट आर्ट्स काउंट करते हैं? जी जी बिल्कुल, वो पूरी रिकॉग्नाइज है। उस डिग्री की बेसिस के ऊपर यू कैन एनरोल इन मास्टर्स प्रोग्राम एज वेल। तो वो क्रेडिट आर्ट्स काउंटेड हैं, तभी वो मास्टर्स में भी आपको एनरोल करेंगे। सही दुनिया में किसी भी जगह पर। तो उससे बेसिकली ACCA स्टूडेंट को तो फ़ायदा ही हो रहा है ना? बिल्कुल फ़ायदा हो रहा है, लेकिन अगेन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हाँ, कॉस्ट बेनिफिट, क्योंकि जैसे बॉन्ड्स के अंदर वो तो हमेशा से महंगी होगी। जी एग्जैक्टली। और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अच्छा, मैं आपको एक और प्लस पॉइंट बताऊं, UK की कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो ACCA के 9 पेपर्स के बाद आपको डायरेक्ट मास्टर्स में इंडक्शन दे देती हैं। सही, मतलब MS अकाउंट्स एंड फाइनेंस। सही, मगर उसके नीचे वहाँ होना पड़ता होगा, वहाँ जाना पड़ता है। हाँ। अब अगेन यहाँ से माइग्रेट करना, उसकी एक कॉस्ट है, यूनिवर्सिटी की कॉस्ट है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन ऑफर कर रही है, मलेशिया की भी यूनिवर्सिटी है, यूनिरज़ा आई गेस, यस, तो वो भी आपको ऑनलाइन डिग्री ऑफर कर देती हैं। मतलब आप पाकिस्तान में हैं, आपके 9 पेपर्स कंप्लीट हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करें, अपना एविडेंस दें कि आपने पेपर्स कंप्लीट कर लिए, तो मलेशियन वो रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी है, वो आपको अपना जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं थीसिस या असाइनमेंट की, वो आप कंप्लीट करके दें। तो देयर आर मल्टीपल अदर यूनिवर्सिटीज़। अगेन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, अगर नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट पाकिस्तानी जो BCom है या BS अकाउंट्स फाइनेंस जो भी है, डिग्री ज़रूर लें।
ठीक। डिग्री होनी चाहिए आपके पास एटलीस्ट बैचलर्स की। मेरे सही। पास है बीकॉम की, मेरे टाइम पे 2 साल का था, अब से 4 साल का हो अब गया। 4 साल का हो गया। तो वो तो एक अलग है ना, वो तो हमारा उसका तो हम कुछ लोकल नहीं कह मसला है। सकते। सही सही। मतलब ये लकीली हमारा 2 साल में हो गया था। मगर मैं कहता 4 साल में हुआ होता तो शायद ज़्यादा फ़ायदा होता। फिर क्रेडिट आर्ट्स का सीन है ट्रेड वो। आर्ट्स का वो तो देखिए, वो तो अपडेट है। एसीसी की क्वालिफिकेशन में कितना अपडेट आता है, सीए की क्वालिफिकेशन में कितना अपडेट आया, डीएसआर का एक पेपर जो आपके पास ऐड हुआ है कि वक्त की ज़रूरत को देखते हुए वो तालीम आपके कोर्स में जो है ना वो ऐड कर दी जाए, ताकि आज का बच्चा उसको पढ़े, उसको समझे और रियलिटी में जाए। तो इसीलिए मैं एसीसी और सीए दोनों को ये कहता हूँ कि वो रियल लाइफ जो चीज़ें हैं ना उसको अपने कोर्सेज में एम्बेड करते हैं। आई थिंक इसमें मैं एसीसी को ज़्यादा प्रोएक्टिव कहूँगा, सही सही। नॉट बिकॉज दैट आई बिलोंग टू एसीसी, हम्म। क्योंकि जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की मैं आपको वो फैक्ट कर रहा हूँ, फैक्ट बात कर रहा हूँ। ठीक ठीक। अब हम उस ज़माने में हैं जहाँ क्वालिफिकेशन शायद सिर्फ गारंटी नहीं करती आपकी सक्सेस को, क्वालिफिकेशन के साथ साथ सर्टिफिकेशन के साथ साथ ही बहुत कुछ करना है। तो आपको क्या लगता है कि ये बात सच है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट को अडॉप्ट करनी है क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन के साथ? बिल्कुल बिल्कुल है। इस पे मैं आपको एक छोटा सा वाक़या भी बताता हूँ। एक स्टूडेंट मेरे पास आया था, सर मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया है, कहीं से कॉल्स नहीं आ रही। मैंने उसको जो एडवाइस दी, मैंने कहा एडवाइस तो बड़ी ज़बरदस्त गई है। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी कि ये एडवाइस मैंने सोशल मीडिया पे दी कि आपको सिर्फ ये नहीं है, मतलब अगर मैं सिर्फ एसीसी की बात करूँ कि एसीसी आपने कर लिया है और आपके पास कोई और स्किल नहीं है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने एग्जाम्पल रखते हुए भी आपको एक मिसाल दूंगा। मतलब आई हैड एन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एज वेल। मुझे आज भी याद है 2010 में आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू, और मेरा इंटरव्यू हुआ, सबसे पहले इंटरव्यू हुआ। उसमें मैंने अपने कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं अभी थोड़ी देर में अगर मौका मिला तो बात करेंगे। फिर उन्होंने मेरा टेस्ट लिया जिसमें तकरीबन आई स्कोर्ड 84% कुछ टेस्ट में। उन्होंने मुझे एक लेजर दिया, बैंक स्टेटमेंट दी और मुझे कंप्यूटर पे बिठा दिया। मतलब बेटा बैंक रिकन्सिलिएशन बना के दिखाओ। आपको क्या लगता है मैंने कितनी देर में बनाई होगी? ऐसे ही अंदाज़ा। उस वक्त मैं एसीसी के स्किल्स में था। कहीं नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन डिपेंड करता है। 50 ट्रांजेक्शन सपोज, आधे घंटे के अंदर बना ले। पौना घंटा हो गया था, मैंने बनाया ही नहीं। अच्छा। मुझसे बन ही नहीं रही थी। ओके। अब आप पूछेंगे क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, मैं आपको स्किल के ऊपर की बता रहा हूँ। मैंने बैंक जो हम लोग करिकुलम में पढ़ते हैं उसमें कितनी एंट्रीज होती हैं, 2-3। वो तो शायद प्रैक्टिस की नहीं होती। प्रैक्टिस की नहीं होती। मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम वो लेजर देखा, फर्स्ट टाइम आई हैड एन एक्सपीरियंस, और स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल को यूज़ करने का वो कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझसे नहीं बनी। आप यकीन करें, मुझे आज भी याद है, इट वाज अ डे ऑफ फ्राइडे, 40-45 मिनट्स हो गए, मुझसे नहीं बनी। जुमे की नमाज़ के लिए भी लेट हो रहे थे। मैं उठा, वो खुद आए, जो मुझे उनका नाम याद है, उनका नाम काशिफ हनीफ था। वो साहब आए तो मुझे कहते बेटा आपसे रिकन्सिलेशन नहीं बन रही। डायलॉग आज भी मुझे याद है क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम्स एग्जांपल देता हूँ। आप तो एसीसी का नाम डूबो दोगे। आप यकीन करें व्हाट वाज माय स्टाइल, मैंने कहा सर ये मुझसे नहीं बन रही है। मैंने ऐसे ही किया, मतलब एरोगेंस नहीं, मैंने कहा सर मुझसे नहीं बन रही, आई एम सॉरी। मुझे ऐसे देख रहे थे, आपसे ये नहीं बन रहा। मैंने कहा सर ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ये लेजर और ये चीज़ देखी है, मतलब इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। कैन आई आस्क अबाउट माय परसेंटेज इन द टेस्ट? 84। मैंने बोला दैट मीन्स माय बेसिक नॉलेज इज स्ट्रॉन्ग, अगर मुझे चांस मिल जाए तो शायद मैं सीख जाऊँ। आई वाज अपॉइंटेड। सही। अपॉइंटेड ठीक। उतनी ही सैलरी पे जितनी मैंने डिमांड की थी। सही। विदाउट मतलब ऐसा नहीं हुआ, मतलब एक और हमारी फाइनल मीटिंग हुई थी कि मुझसे वो काम नहीं हो रहा था। अब मैं आपके सवाल की जो एक डिस्कशन है कि क्वालिफिकेशन के साथ और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मैं उस दौर की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस था। आज के दौर की आप बात करें तो बच्चे को क्विक बुक्स आनी चाहिए, ज़ोहो आना चाहिए, आपके पास जितनी भी आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं क्लाउड बेस्ड वो सब आनी चाहिए। सिर्फ क्वालिफिकेशन जो आपने कहा ना कि सक्सेस नहीं है, दैट्स ट्रू। मतलब आप अज्यूम करें कि आज मैं एसीसी के सारे पेपर्स पास करके बैठा हूँ, आपने मुझे बोला कि ये क्विक बुक्स के ऊपर ज़रा काम करके दिखाओ, मुझे सॉफ्टवेयर की नॉलेज ही नहीं है तो मैं ऑपरेट नहीं कर पाऊँगा बेसिक नॉलेज। तो जो वक्त का सॉफ्टवेयर है या जो वक्त की चीज़ें हैं, चाहे आप उसको एआई के साथ कर लें, यू नो फिनटेक, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, तो फाइनेंस तो है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस तो है, टेक्नोलॉजी नहीं है। अब मैंने फिनटेक की डिग्री की बात नहीं कर रहा आपसे, एसीसी के साथ मुझे कोई टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कितने शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, सैप के ऊपर होता है, ऑरेकल के ऊपर होता है आपके पास, और क्विक बुक्स के ऊपर होता है। तो ये वाली चीज़ें आपके पास साथ साथ आनी चाहिए। तो ये एडवाइस मैंने उस बच्चे को भी दी थी। मेरे दौर के, हमारे दौर की एग्जांपल ले लें तो उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ज़्यादा चलता था, 2009-10 की बात करें। फाइनेंस टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस चीज़ है, ये सॉफ्टवेयर सीखना तो उसके अंदर नहीं आएगा, बट हाँ आइडिया होना चाहिए। मतलब मैं आपको ये हिंट दे रहा हूँ कि फाइनेंस विद द टेक्नोलॉजी, मतलब मैं अगर पर्चे पढ़ के सारे पास करके आ गया, मैं ये नहीं कह रहा कि फिनटेक की पूरी इतनी बड़े स्कोप के ऊपर, एक बहुत ही नैरो स्कोप के ऊपर बात कर रहा हूँ कि एटलीस्ट एक
पहला मॉड्यूल मुझे आना चाहिए, अकाउंटिंग के अंदर सॉफ्टवेयर जो मार्केट सॉफ्टवेयर होना होना चाहिए, मुझे चाहिए, आइडिया होना उसके चाहिए। आइडिया होना चाहिए, सही। और उसके कितने सारे शॉर्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वो साथ साथ जो है ना वो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, और साथ साथ थोड़ा बहुत AI फ्लेवर भी, AI फ्लेवर से मींस जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं हाउ टू यूज़ AI, वो आपको, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो आजकल वो है ना कि AI ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगी। तो क्या आपको लगता है ऐसा होगा कि अकाउंट को रिप्लेस कर देगी? नहीं, नहीं होगा, और ऐसा क्यों? AI ह्यूमन को रिप्लेस नहीं करेगी, AI उन ह्यूमन को रिप्लेस करेगी जिनको AI नहीं आता होगा। सही। आप ट्रेडिशनली चले जाएं, रिक्शा टैक्सी होते थे, आज भी हैं। हम्म। अगर अभी सपोज अगर आपके पास व्हीकल अवेलेबल नहीं है या मेरे पास अवेलेबल नहीं है, सो व्हाट विल यू डू, व्हाट शैल आई डू? I'll just operate the application. ठीक, कोई भी एप्लीकेशन है जो आप एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, हम ऑनलाइन टैक्सी मंगवाएंगे। ट्रेडिशनल पैटर्न से ये एप्लीकेशन पैटर्न के ऊपर आपको तवज्जो होनी चाहिए। तो AI ह्यूमंस को तो रिप्लेस नहीं होगा ना, उन ह्यूमंस को रिप्लेस हो जाएगा जिनको शायद AI की नॉलेज नहीं होगी। मगर जब AI आएगा तो जैसे अभी भी है। ऑटोमेशन एम्पावर होगा। हाँ, अभी भी है। ये कहना चाहिए इन जनरली फाइनेंस के अंदर अडॉप्शन बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे ही चल रही है, इतनी और फील्ड्स के अंदर चल रही है। फाइनेंस के अंदर भी अडॉप्शन है, बट जाहिर सी बात है जैसे जैसे एक्यूरेसी उसकी और ज़्यादा बेहतर होती जाएगी, फाइनेंस के अंदर भी एक बहुत बड़े मास के अंदर अडॉप्शन होगी। मगर AI का जो एक प्रॉब्लम जो अभी आइडेंटिफाई करता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बेसिकली जो इशू है जो लोगों को कंसर्न क्रिएट करता है वो ये कि इससे टीम जो है वो छोटी हो जाती है। जब टीम छोटी हो गई, जहाँ 10 अकाउंटेंट काम करते थे वहाँ 5 अकाउंटेंट काम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ AI अडॉप्शन, तो जो 10 यहाँ से गए हैं क्या वो कंज्यूम हो पाएंगे मार्केट में? बिल्कुल हो पाएंगे, वो AI सीख ले। सही है। अगर जॉब्स पहले 10-15 थी, अब वो 5 हो गई हैं, तो AI सीखने के बाद भी वो कहाँ कंज्यूम होगी? वो जॉब्स AI 5 हैं। वो AI एजेंट्स बनाना सीख लें। ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सही है। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अगर मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, एक AI एजेंट बनाना है जिसको मुझे अकाउंटिंग सिखानी है, तो उस मशीन को, उस रोबोट को, उस एप्लीकेशन को अकाउंटिंग सिखाता कौन है? सही है। ह्यूमंस। ठीक है, एक बार सिखा दिया ना, उसने सीख लिया, अब अपडेशन, उसके ऊपर अपडेशन। ठीक। तो मतलब मैं ये कहूँगा इट्स नॉट द थिंग, ये एक सीधी लकीर नहीं है, एक सीधी लकीर नहीं है। मतलब इसकी एग्जांपल मैं दूं, हॉस्पिटल में होता है ना वो सीधी लकीर कब आती है? जब इंसान मर जाता है। जिगजैग, दैट मीन्स यू आर गोइंग कंटिन्यूसली विद योर स्ट्रगल। जहाँ पे आप सीधे हुए आप डेड हो गए, फिर चाहे वो AI हो, चाहे वो मैनुअल वर्किंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप एक ही पैटर्न पर चलते रहेंगे और जिगजैग नहीं होगा, मतलब आप सीखेंगे नहीं, तो फिर तो व्हेन द लाइन इज स्ट्रेट, वो हॉस्पिटल की मशीन्स में होता है ना उसको, तो दैट मीन्स यू आर डेड। सही। जिगजैग होती रहेगी, आप जिंदा हैं। आपने यही सीखा, आप पीछे हो गए। क्यों पीछे हो गए? आइडेंटिफाई योर मिस्टेक, आइडेंटिफाई योर वीकनेस, गो फॉर द बेटरमेंट। आपने एक AI एजेंट बनाया, फॉर एग्जांपल किसी भी फील्ड से रिलेटेड, चाहे वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का हो, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, मैं भी उसी फील्ड का हूँ, तो आई शुड एनालाइज कि नहीं मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, तो सो थिंक क्रिटिकली। अभी हमारी स्टार्टिंग की बात हुई है टिकटॉक की, जिसको मैंने थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया था। मतलब आई डोंट नो द नेम ऑफ द पर्सन, 21-22 साल का लड़का है, आई थिंक सो। अमेरिका में एक एयरलाइन है, स्पिरिट एयरलाइन, जो बंद हो गई है। आप बताओ, वो यंग लड़का टिकटॉकर है, उसने उस एयरलाइन को परचेज़ किया, स्पिरिट एयरलाइन। सही। ही इज़ अ टिकटॉकर। उसने अपने इन्फ्लुएंस को ऐसा प्लेज किया कि उसने इतनी $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कैच किया। मतलब आई डोंट नो द कंप्लीट इनसाइड स्टोरी, मैंने एक हल्का सा जो है ना सोशल मीडिया पे इसको थोड़ा सा देखा था, मतलब इत्तेफाक नहीं हुआ पूरी इसकी स्टोरी रीड करने का। एक यंग लड़का 21-22 साल का टिकटॉकर, उसने अपने टिकटॉकर इन्फ्लुएंस को यूज़ करते हुए एयरलाइन परचेज़ कर ली। गुड, माशाल्लाह, अगर पैसा है तो। सो स्पिरिट, आप सर्च कीजिएगा स्पिरिट एयरलाइन, येलो कलर की वो है, उसकी स्पिरिट लिखा हुआ था, स्पिरिट एयरलाइन। बेसिकली वो बजट एयरलाइन है जो बहुत लो फेयर्स में लगाते हैं। तो टिकटॉक से लोग बिजनेस माइंडसेट पे जा रहे हैं। इट ऑल अबाउट योर प्रायोरिटीज़। तो कहने का मेरा मकसद ये कि अगेन हर एक चीज़ का ना एक यूज़ होता है। टेक्नोलॉजी का होना गलत नहीं है, टेक्नोलॉजी का गलत यूज़ करना गलत है। हमें याद है जब हम छोटे होते थे तो हमारे पास तो फ़ोन भी नहीं होता था, तो बड़े क्या बोलते थे कि उस गली मोहल्ले में नहीं जाओ जहाँ पे मैले लोग रहते हैं, फॉर एग्जांपल, है ना, आप अच्छे लोगों में बैठो। सेम विद द नाउ डेज विद द सोशल मीडिया एप्लीकेशंस। क्या आप उस कंटेंट्स की तरफ नहीं जाए जहाँ पे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेड हो जाए? आप उस कंटेंट के ऊपर जाए ना जहाँ पे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना वो जिगजैग होती रहे, कुछ नया, कुछ अच्छा, और वैल्यू एडिशंस होती रहे, वैल्यू एडिशन जरूर होती रहे। अच्छा, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम क्या स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड के लिए तैयार कर रहा है? एक डायलॉग सुना है आपने? एब्सोल्युटली नॉट। मेरे ख्याल में तो नहीं। सही। और ऐसा क्यों? रटाफिकेशन। आज का बच्चा स्कूल जाता है,
पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ता है, उसमें उसको किताबों में गैस के बहुत सारे ज़ख़ायर नज़र आते हैं, घर पे आते हैं गैस नहीं होती ऐसा है, ऐसा ही है। रेटिफिकेशन, आउटडेटेड कंटेंट्स। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़, मतलब मैं इसको ये कहूँगा कि हमारे यहाँ पे एक चीज़ इस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो ये कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग नहीं है। आप अपनी ऑब्जर्वेशन से भी बताइएगा, शायद आप एग्री करेंगे इसको स्ट्रांगली, जो बच्चा पहली क्लास में पढ़ता है उसके दिमाग में पहली चीज़ क्या डाली जाती है बड़ों से? फर्स्ट आना है, सेकंड आना है। जबकि आप सिंगापुर, फिनलैंड, चाइना का एजुकेशन सिस्टम उठा के देख लें, वहाँ ग्रेडिंग सिस्टम ही नहीं है, स्टार्टिंग से सिर्फ सिखाते हैं। अब मैं चाइना नहीं गया, लेकिन जो चाइनीज़ स्कूल की जो वीडियोस देखी हैं कि वो इस तरीके से आपको एंगल बैलेंस करना सिखाते हैं। ये कब पड़ा, इसके ऊपर आपको स्टिक रखेंगे, इसको बैलेंस करना सिखाएंगे, आपका फोकस होगा। लोग बचपन से अपने बच्चों को डार्ट खेलना सिखाते हैं, डार्ट मारते हैं ना, तीर, अच्छा, सही। ताकि बचपन से उसका डार्ट ना फोकस बने, फोकस बने। और हमारा शुरू से क्या फोकस है? तुझे फर्स्ट आना है, रेस 90% नहीं है तो घर में नहीं आएगा, कंपटीशन सिखाते हैं। एग्जैक्टली। तो सिस्टम, माइंडसेट, मैं समझता हूँ बच्चों के ऊपर काम करने की आई डोंट थिंक सो ज़रूरत है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना, वो कोरा कागज़ होता है, आप जो लिखोगे वो लिखा जाएगा। स्कूल में जब बच्चा एंटर, उसको क्या पता कि स्कूल क्या चीज़ है? आप जो उसको दिखाओगे वो वही दिखेगा ना। बच्चा तो कोरा कागज़ है। हम कहते हैं बच्चे जवाब देते हैं, बच्चे तेज़ बोलते हैं, बच्चे जवाब नहीं देते, बच्चे बड़ों को देखकर रिस्पॉन्ड करते हैं। सो एजुकेशन सिस्टम हो चाहे घरों में सिस्टम हो, सो इट नीड्स अ पैराडाइम शिफ्ट, और ये इतना आसान काम एक दिन का नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, स्कूल में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, अपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस की बात नहीं कर रहा, जो स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनका क्या पैटर्न है? आज का स्कूल का पैटर्न वही है ना, बुक्स खोलें, वही जो बुक पे लिखा है वही हम बोर्ड पे लिखेंगे, वही तुम कॉपी पे लिखोगे, वही याद करके आगे पेपर दोगे। क्या सीखा आपने? कि बस या मेमोराइज करना, कॉन्सेप्ट नहीं देना, समझाना नहीं। लेकिन आज भी कुछ स्कूल्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं जो स्टार्टिंग से ही एआई को लेकर आए हैं, मशीन सिखा रहे हैं, एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, बट वो इंडिविजुअल लेवल पर है, कौमी सतह पर नहीं है। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना स्कूल खोलूँ तो वो हारिस स्कूल होगा ना, या एबीसी स्कूल होगा, व्हाट्सएवर, वो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर नहीं फॉल कर रहा, तो वहाँ पे बहुत बड़ा गैप है। आपका जो कोर्स करिकुलम है उसके अंदर क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। तो सिस्टम चेंज करना एक एफर्ट और टाइम मांगता है, लेकिन उससे पहले कमिटमेंट मांगता है। कमिटमेंट होगी सब काम हो जाएगा। एक दौर था, सिंगापुर के हालात क्या थे, वो अगर आप हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान बनने के बाद भी, और आज सिंगापुर के क्या हालात हैं, मच बेटर। एक दफ़ा तो कंपैरिजन ऐसा आया था कि सिंगापुर एयरलाइन वर्सेस पाकिस्तान जीडीपी, एक रिसर्च रिपोर्ट में ये कंपैरिजन था। तो कहाँ से वो होती है, वो तो खैर एक बहुत बड़े लेवल की बात हुई। हम अगर इतने बड़े लेवल पे एक एजुकेशन सिस्टम को करें तो मैं नहीं समझता कि ये रियल वर्ल्ड को कॉम्पीट करने के लिए, आपका एकेडमिक्स एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, वो इस केपेबल नहीं है, उसमें तो बहुत काम करने की ज़रूरत है। अब आप आईकैप की बॉडी की बात करते हैं, वो उस बच्चे को ट्रेन कर रहा है जो ए लेवल्स करके आया हुआ है, मैट्रिक इंटर करके आया हुआ है, वो उसको रेलिवेंट अकाउंटिंग नीश के अंदर जो है ना, फाइनेंस नीश के अंदर, मतलब ओवरऑल एजुकेशन की बात नहीं कर रहे, उसके अंदर वो बेटरमेंट कर रहा है, एसीसी कर रहा है। मैंने जब एसीसी किया था तो मैंने अपने एसीसी के लास्ट तक के जो पेपर्स है वो राइटिंग पे होते थे हमारे पेपर्स, मतलब हम लोग लिख के पेपर देते थे। आज एसीसी के पेपर्स कैसे होते हैं? कंप्यूटर पे टाइपिंग करके। तो मैं पढ़ाने वाला, मैंने अपनी टीचिंग को मॉडिफाई किया, मैंने अपने लेक्चर्स को हर एक इंटरवल के बाद हम अपडेट करते लेक्चर्स को, ताकि पुराने लेक्चर्स की पुरानी एग्जाम्पल हटा के नई एग्जाम्पल ऐड कर सकें। टीचर जो है ना वो एक कंटिन्यूस स्टूडेंट होता है। भाई आप नई चीज़ सीखोगे तो नई चीज़ सिखाओगे ना, तो वो आपको रिसर्च बेस्ड आनी चाहिए। सो मैं अपने लेक्चर्स को इस तरह अपडेट करता हूँ, लेकिन अगेन वो एक ACCA को फोकस करते हुए, एजुकेशन सिस्टम को फोकस करते हुए नहीं। तो जहाँ जहाँ रियल लाइफ में चेंजेस आ रही हैं, ACCA ने तो अडॉप्ट कर लिया, लेकिन आपके एजुकेशन बोर्ड ने अडॉप्ट नहीं किया, तो वो वहाँ पर ज़रूरत है। तो आई डोंट थिंक सो कि वो रियल वर्ल्ड को प्रिपेयर करने के लिए ये सिस्टम आई थिंक सो होगा। सही बहुत ज़रूरत है। अच्छा, मुझे तो माशाल्लाह से आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला है, हो हमारी ऑडियंस को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू सो मच।